नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटर। जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है अल्टरनेटर, जिसे दूसरे शब्दों में एसी जनरेटर भी कहा जाता है। इसका आज हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। इसका जो हम लोग आज टेस्ट सॉल्यूशन जो करने वाले हैं वो 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंग दोष के निवारण के लिए होता है। मतलब सबसे पहले आप समझिए कि हंटिंग क्या होता है या फेज स्विंगिंग क्या होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का अल्टरनेटर का दोष है जो कि लोड, जब अल्टरनेटर में लोड का मान परिवर्तित होता है। मान लीजिए ये अल्टरनेटर है, ठीक है, ये अल्टरनेटर को आप रोटर द्वारा क्या कर रहे हैं, मतलब ये किसी प्राइम मूवर द्वारा इसको रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, सप्लाई देगा। जब ये सप्लाई देगा तो जब इसके लोड में जो ये लोड है, इसका आउटपुट है, वहां पर जब इसका लोड चेंज करेंगे, बार बार चेंज होगा, तो एक दोष उत्पन्न होता है जिसको कहा जाता है हंटिंग या फेज स्विंगिंग। ठीक है, हंटिंग या फेज स्विंगिंग जिसको कहा जाता है। तो इसमें कह रहे हैं इसके निवारण के लिए जो होता है, मतलब इसका उपाय करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका जो सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, निम्न में से निम्न गति से अल्टरनेटर को चलाते हैं। तो नहीं, ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं कि जब हमारा जो हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है अल्टरनेटर में, तो इसका जो अल्टरनेटर को है निम्न गति से चलाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रोटर पोल में डंपर बाइंडिंग इस्तेमाल स्थापित करते हैं। ये हमारा सही है, मतलब पहला का जो आंसर है बी है। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। रोटर की उत्तेजना बढ़ाते हैं, नहीं ये भी गलत है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर में लगाते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी, मतलब हंटिंग दोष को दूर करने में जो सहायक होता है उसे क्या कहा जाता है, डैम्पर बाइंडिंग, जो कि रोटर, जो इसका रोटर है उसके पोल पे लगाया जाता है। इसके जो पोल है, पोल के जो शू है, शू पे लगाया जाता है। एक प्रकार का बाइंडिंग होता है जिसे डैम्पर बाइंडिंग बोला जाता है। ये किस लिए लगाया जाता है, हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया जाता है, रोटर के जो पोल शू होते हैं, पोल शू पे स्थापित किए जाते हैं। तो चलिए इसको समझिएगा। इसका जो आंसर है बी, रोटर पोल्स में डंपर बाइंडिंग स्थापित किए जाते हैं, किस लिए, हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 2। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः, जो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया होता है, मतलब जो मेन फ्लक्स होता है और फील्ड फ्लक्स होता है, दोनों में दोनों का जो प्रतिक्रिया होता है उसमें क्या, पहला ऑप्शन देखते हैं, उत्तेजित वोल्टेज पर होता है, टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, हवा प्रति पर होता है। तो इसका आंसर है बी, टर्मिनल वोल्टेज पर होता है। जो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, जो प्रभाव है वो मूलतः जो होता है टर्मिनल वोल्टेज पर होता है। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये अल्टरनेटर है, ठीक है, इसको प्राइम मूवर द्वारा रोटेट कराया जा रहा है। यहाँ पे है, ये आउटपुट है, टर्मिनल वोल्टेज है जिसको हम लोग वीटी की बात करते हैं। जब आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन कहाँ होगा, अंदर में, मतलब फ्लक्स का मान लोड बढ़ाने से कम या ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है, लीडिंग पावर फैक्टर का लोड है, यूनिटी पावर फैक्टर का लोड है, वो डिपेंड करेगा, वो उससे निर्भर करता है आर्मेचर। आर्मेचर जैसा होगा, आर्मेचर रिएक्शन जैसा होगा, वो सब टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो सर टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो इसमें यही कह रहा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव जो मूलतः होगा वो टर्मिनल वोल्टेज पे होता है। वो कहाँ देखने को मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज पे। डिपेंड करता है आर्मेचर रिएक्शन कैसा है, मैग्नेटाइजिंग है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है या डीमैग्नेटाइजिंग है। ठीक है, जैसा आर्मेचर रिएक्शन होगा टर्मिनल वोल्टेज का मान जो है आउटपुट पर वैसा ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जो प्रभाव होगा ना वो हो टर्मिनल वोल्टेज पर। तो 2 का आंसर है बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आपके लिए एक सूचना है कि अगर बोधि टेक्निकल ऐप आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर 2-3 कोर्स हैं जो कि बहुत कम प्राइस पे दिए जा रहे हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी जो ये वीडियो है, ये वीडियो कोर्स में भी अवेलेबल है
और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोर्स में भी जा करके फ्री कंटेंट के रूप में ये वीडियो अवेलेबल है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप जैसे ये अभी हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका अगर अल्टरनेटर का थ्योरी का कोर्स मतलब देखना चाह रहे हैं, थ्योरी का सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं कि जैसे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसका पार्ट क्या होता है, पार्ट का क्या नेम है, उसका क्या रोल है, ठीक है, किस चीज का बना होता है, अगर थ्योरी का क्लास करना चाह रहे हैं तो वो कोर्स को परचेज करके आप देख सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, बाकी जो है मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि आपको फ्री में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित कहा जाए। ठीक है, यहां समझिएगा क्या कहा रहा है कि पावर फैक्टर, कौन सा पावर फैक्टर पर काम करे उसे, जो कि अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित कहा जाए। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर पेन और पेपर आपके पास है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब ओवर एक्साइटेड आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, अरे सॉरी, फील्ड को तीन कंडीशन में रख सकते हैं, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड और लेवल एक्साइटेड। इसको हम लेवल एक्साइटेड को नॉर्मल एक्साइटेड भी बोलते हैं। जब ओवर एक्साइटेड होता है अल्टरनेटर, ठीक है, तो वो क्या करता है, लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट करता है। क्या करता है, लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट करता है। और अंडर एक्साइटेड पे होता है तो क्या करता है, अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट करता है। और लेवल पे होता है तो यूनिटी पावर फैक्टर जनरेट करता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन होता है। सेम जो होता है ये आपका जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, अभी हम सिंक्रोनस मोटर का इसमें चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे चर्चा करेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए अभी यहाँ सिर्फ दे दीजिए कि अगर ओवर एक्साइटेड हमारा फील्ड है तो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होगा अल्टरनेटर, और अगर अंडर एक्साइटेशन है तो वो क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और लेवल एक्साइटेड है या नॉर्मल एक्साइटेशन है तो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ जो बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है कि हमारा जो अत्यधिक उत्तेजित कब कहा जाएगा, तो अत्यधिक मतलब ओवर एक्साइटेड कब कहा जाएगा, जब लैगिंग पावर फैक्टर हो, लैगिंग। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा, इसमें आंसर एक्चुअली ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, इसको हम सुधार करके इसका हम ऑप्शन बी कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा लैगिंग पावर फैक्टर होगा, जो कि इसका आंसर में हम बी में डालने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर, इनमें कौन सा अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है। कह रहा है कि जो चार क्षति दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें जो अल्टरनेटर में होगा तो कौन सा क्षति होगा, ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति, लौ क्षति। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर छोड़ के जितना भी रोटेटिंग मशीन है उसमें तीनों क्षति होता है, 1 2 3। ठीक है, तीनों क्षति होता है, कॉपर लॉस भी होता है, मैकेनिकल लॉस भी होता है और आयरन लॉस भी होता है। लेकिन सिर्फ ट्रांसफार्मर जो होता है जिसमें मतलब रोटेटिंग पार्ट नहीं है, उसमें जो होता है यांत्रिक क्षति नहीं होता है, क्योंकि वो मैकेनिकल वो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन ताम्र क्षति और यांत्रिक लौ क्षति दोनों होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी अल्टरनेटर की बात करेंगे। हम जब थोड़ा सा विस्तार जाते हैं ना, तो इसलिए जाते हैं कि ताकि आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है वो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम किसी दूसरे पे बात करते हैं ना, तो हम चाहे तो सिर्फ अल्टरनेटर की बात करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, या जिस टॉपिक पे हम बात करें उसको बात करके निकल जाए, ताकि हमारा काम है कि आपका जो कंफ्यूजन है माइंड में वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे समझते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में यांत्रिक क्षति नहीं होता है, बाकी सभी क्षति होता है। लेकिन जब हम अल्टरनेटर की बात करते हैं तो इसमें हमारा ताम्र क्षति भी होता है, यांत्रिक क्षति भी होता है और लौ क्षति होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा क्या होगा, डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, क्या करेंगे जिससे कि दो तुल्यकालिक अल्टरनेटर में एक का लोड दूसरे पर शिफ्ट कर जाए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर दो
अल्टरनेट मतलब दो अल्टरनेटर है, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा कि एक का लोड जो है दूसरे पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इनकमिंग मशीन को प्राइम मूवर का फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। इस यह कैसे किया जाता है? इनकमिंग मशीन है जो जैसे दो है, एक इनकमिंग होगा और ये मतलब एक मेन मशीन होगा और एक होगा सप्लीमेंट्री जो जिसको बोला जाए सेकेंडरी मशीन होगा। तो जो इनकमिंग मशीन है उसका जो फ्यूल है वो बढ़ा दिया जाए ताकि लोड जो है ना वो दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। लोड जो है दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये, इनकमिंग मशीन को मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। एक इनकमिंग मशीन होता है, दूसरा रनिंग मशीन होता है। तो इनकमिंग मशीन होता है उसका फ्यूल सप्लाई बढ़ा दिया जाता है ताकि दूसरा का लोड जो है वो शिफ्ट हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 6, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा लिया जाए। लोड कह रहा है, मान लीजिए अल्टरनेटर है, ये मान लीजिए लोड पे है, इसको लोड हटा लिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? आप ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए लोड है तो इसमें करंट का फ्लो होगा, लोड है तब करंट का फ्लो होगा। जब आप लोड हटा लिए इसका लोड हटा लिए तो करंट क्या हो गया? करंट हो गया जीरो। जब करंट जीरो हो गया तो जितना भी इसमें प्रतिरोध है, जितना भी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा था आई ए आर ए जो ड्रॉप हो रहा था उसका मान भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आई ए हो गया जीरो, मतलब आई जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया। तो जब आई ए आर ए जीरो हो गया मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो इसमें हो रहा था जीरो हो गया, तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगा, जो जनरेटेड वोल्टेज होगा ईजी जो इसको बोल रहे हैं, उसके बराबर क्या होगा यहाँ पे? वीटी, मतलब ईजी बराबर जो हो जाएगा वीटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा क्या होता है ना, जितना इजी हो रहा है मतलब जनरेटेड हो रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज पे मिलने लगता है, क्योंकि आर्मेचर में जो ड्रॉप हो रहा है उसका मान जीरो हो जाता है। इसलिए क्या हम कहते हैं कि पहला कंडीशन में क्या था, थोड़ा मान लीजिए 400 यहाँ पर जनरेट हो रहा था तो यहाँ पे मिलेगा 380। जब इसका आप लोड हटा लेंगे तो जो 400 जनरेट हो रहा था यहाँ भी कितना मिलने लगेगा? 400 वोल्ट मिलने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो है लोड हटाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी भी अल्टरनेटर का, ये सभी का होता है। अल्टरनेटर का भी होता है, ट्रांसफार्मर का भी होता है, आपका डीसी जनरेटर का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर किया जाता है? तो इस बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है बी। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर में आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है अल्टरनेटर के, और रोटर में क्या क्या फील्ड बाइंडिंग किया जाता है। रोटर में क्या किया जाता है? फील्ड बाइंडिंग किया जाता है। रोटर में क्या किया जाता है? फील्ड बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है? आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है। तो ये जो फील्ड बाइंडिंग स्थापित किया जाता है वो किया जाता है रोटर में। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोटर अधिक शोर पैदा करता है? किस प्रकार का रोटर जो है अधिक शोर करता है? आप इससे समझिए कि अल्टरनेटर जो होता है उसका जो रोटर होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो कंफ्यूजन है या कंसेप्ट है वो दिया जाए, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन क्लियर किया जाए और कंसेप्ट दिया जाए, ठीक है। लेकिन उतना नहीं दे पाएंगे जितना कि थ्योरी में आपको मिलता है। तो आप चाहे तो थ्योरी वाला वीडियो जो है कोर्स में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बात करते हैं कि हमारा जो रोटर होता है ना अल्टरनेटर का, दो प्रकार का होता है। एक होता है सेलिएंट होता है, और दूसरा होता है बेलनाकार होता है, ठीक है। सेलिएंट को बेलनाकार को सिलेंड्रिकल कहा जाता है, इसको सेलिएंट ही कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम बना करके दिखा देते हैं। एक जैसे मान लीजिए ऐसे है, तो एक जो बनावट होगा ना ऐसे होगा, मतलब इसमें उभरा हुआ भाग ज्यादा होता है, उभरा हुआ भाग ज्यादा होता है। से किसमें होता है? सेलिएंट में उभरा हुआ भाग ज्यादा होगा, ठीक है। और बेलनाकार जो होता है ना, उभरा हुआ भाग कम होता है, ऐसे होता है। तो इसमें देखिए उभरा हुआ भाग कम है, ठीक है। ये बेलनाकार है, मतलब सिलेंडर टाइप का है, ये सिलेंडर जैसे है, और उसमें समझिए दोनों तरफ क्या है? सॉफ्ट लगा दिया गया सिलेंडर, इसमें उभरा हुआ भाग वो है। तो अब ऐसे समझिए कि इसको रोटेट करना है,
अब ऐसे आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं इसमें कि इसको रोटेट करना है, ठीक है, और एक हमको इसको रोटेट करना है, तो शोर कौन देगा सबसे ज्यादा, क्या होगा, ये शोर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एयर का जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं है। तो एयर जैसे देखिए एक फैन को आप रोटेट करिए, अब एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का कुछ बना हुआ उसको रोटेट करिए, वो स्पीड में रोटेट करेगा पर शोर नहीं करेगा, और जो फैन है स्पीड में रोटेट करेगा पर शोर करेगा, क्योंकि उसमें उभरा हुआ भाग रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे ज्यादा जो है शोर पैदा करता है कौन, सेलिएंट वाला, बेलनाकार वाला नहीं करता है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए, इसको डिटेल इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे आप नोट कर सकते हैं इसको। इसको जो स्पीड होता है ना, इसका स्पीड 500 से लेकर के 100 से लेकर के 500 आरपीएम तक होता है इसका, सिर्फ मतलब इसका जो स्पीड होगा ना सेलिएंट का 100 से 500 आरपीएम तक ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जो उभरा हुआ भाग है ना टूटने का डर रहता है, जर्क ज्यादा आने लगता है, मतलब वाइब्रेशन होने लगता है, साउंड ज्यादा करने लगेगा। और इसका जो इस्तेमाल होता है बेलनाकार का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है 500 से लेकर के 3000 आरपीएम तक, मतलब इसका जो स्पीड होता है ना ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें उभरा हुआ भाग नहीं, इसको रोटेट कराना बहुत आसान है, साउंड कम करेगा, स्पीड ज्यादा मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज हम नोट कर सकते हैं कि सेलिएंट पोल को 100 से 500 तक इस्तेमाल किया जाता है स्पीड के लिए, आरपीएम के लिए, और जो बेलनाकार है 500 से 3000 आरपीएम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो हम आर्ट का आंसर बात करेंगे, बात करेंगे सिर्फ इसका है आंसर ए, इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट थ्री बाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कौन सा कनेक्शन बनाया जाता है। बोला 3 बाइंडिंग है, मान लीजिए 3 बाइंडिंग है, और बोला एक सिरा जो है मान लीजिए ए है, इसका बी है, इसका ए है, इसका बी है, इसका ए है, इसका बी है, मान लीजिए डब्ल्यू इसका बाइंडिंग 1 है, बाइंडिंग 2 है, बाइंडिंग 3 है, ठीक है। अब बोला एक सिरा जोड़ना है, तो कौन सा कनेक्शन बनेगा, मान लीजिए इसको जोड़ दीजिए तीनों को आपस में, कौन सा कनेक्शन बन गया, ये बन गया स्टार, इसका आंसर होगा स्टार, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फैलाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, यहाँ बी, तीनों का बी जुड़ गया और ए और ये बच गया, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन को क्या कहा जाता है, स्टार कनेक्शन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 9 का आंसर होगा ए। 10वां चलते हैं, 10वां सोल्व करते हैं। निम्न में से किस प्रकार का अल्टरनेटर में जनित्र विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। क्या कह रहा है, निम्न में से किस बात पर अल्टरनेटर की जनित्र विद्युत वाहक बल, मतलब ईजी का बात कर रहा है, ईजी की आवृत्ति निर्भर करती है, ईजी का फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हम एन से निकालेंगे, एन बराबर होता है 120 एफ बटा पी। जब एफ का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा एन पी बटा 120, मतलब ये हो गया स्पीड पे और पोल पे, ध्रुव के संख्या पे और अल्टरनेटर के गति पे, ठीक है। इसका जो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा आंसर होगा डी, ठीक है। किस पे निर्भर करेगा, स्पीड पे, और दूसरा निर्भर करेगा ध्रुव की संख्या पे, ठीक है। कैसे निकाले, एन बराबर होता है 120 एफ बटा पी, इसको जब एफ कैलकुलेट किए तो एन पी बटा 120 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, अल्टरनेटर के घूर्णक में होता है, अल्टरनेटर के घूर्णक में होता है, ये अल्टरनेटर का स्टेटर है, ये है रोटर, रोटर में क्या होता है, ये डीसी सप्लाई दिया हो रहता है, क्योंकि रोटर में ही फील्ड मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फील्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये रोटर का होता है स्लिप होता है, ठीक है। यहाँ से एक इस पे चला जाता है और एक चला जाता है इस पे, मतलब मान लीजिए प्लस यहाँ है तो माइनस, क्योंकि डीसी इसमें क्या होता है, इसमें जो डीसी सप्लाई दिया हो रहता है, क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई दिया रहता है, और डीसी सप्लाई के लिए सिर्फ एक प्लस और एक माइनस की जरूरत होता है, ठीक है। तो हमारा जो डीसी सप्लाई देने के लिए, घूर्णक में डीसी सप्लाई देने के लिए हमारा जो स्लिप का इस्तेमाल किया जाएगा, कितना स्लिप का इस्तेमाल किया जाएगा, 2। इसका आंसर होगा 2, मतलब अल्टरनेटर के घूर्णक में 2 स्लिप रिंग होते हैं,
4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको डीसी सप्लाई देना है और डीसी सप्लाई प्लस एक माइनस पे ही काम करता है, तो प्लस और माइनस मतलब 2 हमको स्लिप रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा सी, 2 स्लिप रिंग। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 12 नंबर, पिच फैक्टर का मात्रक होता है कोई नहीं। इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि पिच फैक्टर है ना, कोई भी फैक्टर का जब बात करेगा ना, तो वो कभी भी बात करता है तो अनुपात में बात करता है, रेशियो में बात करता है, मतलब इतना बटा इतना। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है कोई नहीं होता, इसका मात्रक होता ही नहीं है पिच फैक्टर का। ठीक है, पिच फैक्टर का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये होता है वोल्टेज, ऊपर में वोल्टेज और नीचे में वोल्टेज। जब वोल्टेज का वोल्टेज से कट जाएगा, मतलब वोल्टेज का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, वोल्ट से वोल्ट कट करके तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है इसका, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, पिच फैक्टर का मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे है 13 नंबर, अल्टरनेटर के तुल्यकालिक की डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि में कौन सी अवस्था तुल्यकालिक को दर्शाता है। कह रहा है कि जब हम अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं, 2 अल्टरनेटर, 3 अल्टरनेटर, 4 अल्टरनेटर जब आपस में हम कनेक्ट करते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि जो हमारा विधि इस्तेमाल किया जाता है, डार्क एवं ब्राइट लैंप जो विधि इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें क्या, जब हम कब उसको सिंक्रोनाइज करेंगे, किस अवस्था में सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब क्या दिखना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ना, आंसर है 2 लैंप जलेगी और 1 बुझ जाएगा। ठीक है, डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि जब हम इस्तेमाल करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो उसमें 2 डार्क हो जाएगा, क्योंकि थ्री फेज इस्तेमाल किया जाता है, 3 फेज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 2 जल जाएगा और 1 जो है बुझ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करने का कंडीशन आ गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी। अगर इस वीडियो को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है, डार्क लैंप विधि, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि क्या है, और 2-3 और जो है इसका सिंक्रोनाइजेशन करने का प्रक्रिया है, तो वो आप थ्योरी वाला वीडियो में देख सकते हैं।